1948 में अहमद शाह अब्दाली का भारत पे पहला आक्रमण होता है और इस आक्रमण के बाद ये जो मोहम्मद शाह का साम्राज्य था पूरा तहस-नहस हो जाता है और इसके बाद एक नया बादशाह गद्दी पे बैठता है अहमद शाह। लेकिन ये अहमद शाह अब्दाली नहीं है, ये अहमद शाह अलग मुगल बादशाह है जिसका कार्यकाल 1748 से और 1754 लगभग 6 साल का होता है। दोस्तों इसके शासन काल में जो इसकी माता थी उनका नाम था उधम बाई। उधम बाई को एक उपाधि दी गई है किबला ए आजम। तो इनका शासन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव था। यही मुख्यतः शासन को चलाती थी राजमाता उधम बाई किबला ए आजम। इसकी भाई की स्थिति ये बन गई थी, ये बादशाह तो थे लेकिन स्थिति ये थी कि जब अपनी सेना का वेतन सैलरी इनको डिस्बर्स करनी थी तो इनको अपने महल के बर्तन तक बेचने पड़े थे। एक ऐसी कंडीशन है तो महल के बर्तन बेच के वेतन देना पड़ा था इनको अपनी सेना का। तो देख लो कहाँ थे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां, औरंगजेब और ये जो नालायक हैं ये क्या स्थिति बना दी उन्होंने मुगल साम्राज्य की। तो इसलिए हिंदी में आपने एक पढ़ा होगा, कहावत पढ़ी होगी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो ये मिसाल है उसकी जिंदा। इसके बाद दोस्तों गद्दी पे बैठता है आलमगीर सेकंड 1954 से लेके और ये गद्दी पे बैठता है दोस्तों 1959। ये बेटा हुआ है लेकिन 59 तक इसका कार्यकाल है आलमगीर का। 54 से लेके 59 तक आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड क्यों? क्योंकि आलमगीर फर्स्ट था आपका औरंगजेब का नाम, तो इसलिए आलमगीर सेकंड। इसका जो वास्तविक नाम था, जो रियल नेम था दोस्तों, वो था इसका अजीजुद्दीन। ठीक है, इसका रियल नेम क्या था? अजीजुद्दीन। आप जरा देखो एक चीज समझना ध्यान से, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो रही है और औरंगजेब के समय तक मुगल साम्राज्य फुल पावर में है, कोई दिक्कत नहीं है। और 54 का मतलब जस्ट कितने साल हुए आपका? 47 साल। 47 साल में ही इन्होंने मुगल साम्राज्य को निपटा दिया, गर्द कर दी इन्होंने। कारण क्या है कि एक भी योग्य उत्तराधिकारी है नहीं इनमें से जो संभाल पाए। तो आलमगीर के शासन काल में एक लेडी थी, लेडी का नाम था मुगलानी बेगम और ये पंजाब की सूबेदार थी। मुगल काल में ऐसे बहुत कम प्रमाण मिलते हैं, ना के बराबर, कि किसी लेडी को किसी सूबे का सूबेदार बनाया गया हो। आपको मुगल काल बताया था मैंने, सबसे ऊपर हुआ करते थे सूबे, फिर सूबे के नीचे होते थे सरकार, सरकार का मतलब जिले, और फिर इनके नीचे होते थे परगने, और परगने के नीचे फिर क्या होते थे? आपके गांव। तो अकबर के शासन काल में टोटल कितने सूबे थे, याद है किसी को? 12। ठीक है, कितने सरकार थे, जिले कितने थे टोटल? 47। ठीक है, इन्हीं में से एक सूबे की सूबेदार थी मुगलानी बेगम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों। इसके शासन काल के, माइक बंद रखो प्लीज, जब मैं पूछूं तो ऑन किया करो, बाकी बंद रखा करो। इसके शासन काल की एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, 23 जून 1757 को एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी जो है वेस्ट बंगाल के नदिया जिले में पड़ता है और जहां पर ये युद्ध हुआ था उस स्थान पे पलाश के पेड़ थे बहुत बड़ी संख्या में। दैट्स व्हाई इस युद्ध का नाम पड़ गया प्लासी का युद्ध। इसमें एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, एक तरफ बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो मुगल बादशाह का इससे कोई मतलब था ही नहीं, इनके बीच का टकराव था आपस में। तो जब हम आगे जाके बंगाल पढ़ेंगे तब इनकी बात करेंगे। बहरहाल जो प्लासी का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, उस समय मुगल बादशाह था आलमगीर सेकंड। ठीक है, इसके बाद गद्दी पे बैठता है दोस्तों शाह आलम। 1759 से लेके 1806 तक ये व्यक्ति गद्दी पे रहता है और इसका रियल नेम था अली गौहर। इसके शासन काल में 1564 में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि आपको पहले मैं समझा दूं। ये जो शाह आलम है ये अंग्रेजों से परेशान है, अंग्रेज मनमानी कर रहे हैं, इसकी कोई बात मान नहीं रहे हैं, लेकिन ये अकेला अंग्रेजों को टैकल कर नहीं पा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ दो आदमी और हैं भारत में से जो अंग्रेजों से परेशान हैं। उसमें से एक तो अवध का नवाब है शुजाउद्दौला, एक हो गया शाह आलम सेकंड जो बताया, और एक तीसरा आदमी और है दोस्तों, वो है मीर कासिम। यार ये मीर कासिम कौन है? जब 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, हरा के मार दिया, और वहां पर गद्दारी करी मीर जाफर ने, तो ये लोगों ने गद्दी पे बिठाया मीर जाफर को।
नवाब बना के। अब अभी तक तो अंग्रेज परमिशन लेते थे नवाब से, टैक्स पे करते थे। अब उल्टा जो बंगाल का नवाब है वो अंग्रेजों को टैक्स पे कर रहा है। तो जब अंग्रेजों की डिमांड बढ़ती चली गई, मीर जाफर पूरी नहीं कर पाया, तो मीर जाफर को हटा के बंगाल का नवाब बना दिया इन्होंने मीर कासिम। ये बहुत योग्य व्यक्ति था। मीर कासिम ने लगभग जब 1760 में ये गद्दी पे बैठा, नवाब बना, तो इसने अंग्रेजों को कहा कि भाई ये तुम्हारी जो रोज रोज की डिमांड है, इससे आ गया मैं परेशान। आप मुझे एक बार बताओ कि आपको कितना पैसा चाहिए, मैं जैसे मर्जी अरेंज करके दूं, मैं आपको पेमेंट करूंगा, और पेमेंट के बाद में तुम अपना शासन चलाओ, बंगाल रहेगा मेरे पास। अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई कि ये व्यक्ति बहुत खतरनाक हो सकता है, आगे जाके अगर ये पावर में आया तो ये हमारा साम्राज्य बंगाल से खत्म कर देगा। तब अंग्रेजों ने मीर कासिम को भी गद्दी से हटाया और फिर वापस गद्दी पे बिठा दिया मीर जाफर। ठीक है, हटाने के बाद तो दोस्तों ये मीर कासिम अब क्या करेगा, जब गद्दी से हटा दिया तो मीर कासिम जाके मिल गया इन दोनों से। एक तरफ आपका मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, एक तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये भी परेशान है अंग्रेजों से, और तीसरा मीर कासिम। तो इन तीनों ने मिलके ये योजना बनाई कि भाई हम तीनों की सेनाएं मिलके अगर लड़े तो हम ब्रिटिशर्स को हरा के इंडिया से बाहर कर सकते हैं। तो इनके बीच में जो युद्ध हुआ 1764 में, उस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। लेकिन कमाल देखिए कि ब्रिटिशर्स की जो सेना थी वो इनकी एक चौथाई भी नहीं थी। ठीक है, 4 गुना ज्यादा सेना थी इनके पास, लेकिन अंग्रेजों ने इनको हरा दिया। अब हराने के बाद अंग्रेजों ने इनके साथ में 1765 में एक संधि करी, और उस संधि को कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में इसके साथ कुछ शर्तें अलग रखी गई, मीर कासिम से अलग रखी गई, शाह आलम से अलग रखी गई, लेकिन कुल मिला के 1765 में बक्सर के युद्ध का जो समापन होता है वो इलाहाबाद की संधि से होता है। अब अंग्रेजों ने कहा कि यार, अब बंगाल में अगर हम किसी को भी नवाब बना दे रहे हैं तो दिक्कत पैदा कर रहा है, तो बंगाल की जो दीवानी है, दीवान का मतलब जो रेवेन्यू के अधिकार है, वो हमारे हाथ में आनी चाहिए। तो 1765 में शाह आलम सेकंड से ये बंगाल की दीवानी अपने हाथ में ले लेते हैं। देखो, दीवान एक पद होता था जो राजस्व इकट्ठा करता था, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इकट्ठा करने के अधिकार मिल जाते हैं किनको, आपका ब्रिटिशर्स को। इसी साल जो है बंगाल में जो रॉबर्ट क्लाइव है वो लागू करता है डाई आर्ची द्वैत शासन। द्वैत शासन में रॉबर्ट क्लाइव बोलता है कि भाई जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो तो करेंगे अंग्रेज, और जितना भी प्रशासन चलेगा वो चलाएगा वहां का नवाब। क्योंकि हमको क्या मिल गया, बंगाल की दीवानी, दीवानी का मतलब वहां से रेवेन्यू इकट्ठे करने के राइट हमें मिल गए हैं। यही जो द्वैत शासन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इनको क्या कर दिया गया, समाप्त। तो आपको रिलेट कर दिया मैंने पॉलिटी के साथ में। दोस्तों 1803 में दिल्ली के ऊपर कब्जा हो गया अंग्रेजों का। ठीक है, अब दिल्ली पूरी तरीके से अंग्रेजों के कंट्रोल में थी। मुगल बादशाह बैठ जरूर रहा है, लेकिन होल्ड किसका है, आपका अंग्रेजों का है। इसका एक सेनापति था दोस्तों, शाह आलम सेकंड का, उसका नाम था गुलाम कादिर। गुलाम कादिर ने इस शाह आलम को अंधा करा और अंधा करके गद्दी से हटा दिया। ठीक है, और अपने आप गद्दी पे बैठ गया। उसके बाद मराठाओं ने इसकी सहायता करी शाह आलम की, और उसके बाद मराठों ने इसको मारा, गुलाम कादिर को, और वापस शाह आलम को गद्दी पे बिठाया। तो देख लो कितने पावरफुल लोग हैं कि इनका एक सेनापति इनको अंधा करके गद्दी से हटा दे रहा है। मराठे आ रहे हैं महाराष्ट्र से चल के, तब जाके इनको गद्दी पे बिठा रहे हैं। ठीक है, अब शाह आलम बिल्कुल बेकार व्यक्ति था, कुछ इसके बस का तो था नहीं। तो अंग्रेजों ने इसे कहा कि भैया ऐसा कर, हमसे लेता रहे पेंशन, और ये पेंशन तुझे देंगे, मौज ले, अपना शासन वासन से तेरा कोई मतलब नहीं, जिंदगी जी, शासन देखेंगे हम। तो अंग्रेजों का पहला पेंशनर बादशाह मुगलों का वो था शाह आलम सेकंड। और कितनी पेंशन डिसाइड की थी दोस्तों, वार्षिक 26 लाख। एक साल के 26 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेते रहो, मौज लो, शासन चलाएंगे हम। तो यहाँ से कुल मिला के मुगल जो शासन की पूरी पावर थी सब समाप्त, और पावर किसके हाथ में आ गई, आपके अंग्रेजों के। तो 1806 तक यही रहा गद्दी पे शाह आलम सेकंड। 1806 में इसके बाद गद्दी पे बैठता है अकबर सेकंड, और अकबर 1806 से 1837 तक रहता है। ठीक है, इसके शासनकाल में क्या होता है, मुगलों की जो टकसाल थी, टकसाल का मतलब मिंट, मिंट का मतलब जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, तो मुगलों की टकसाल बंद।
हम मुगलों सिक्के नहीं डालेंगे, भारत में सिक्के जो चलेंगे वो केवल किनके चलेंगे, आपका अंग्रेजों के बनाए हुए। इसके अलावा दोस्तों जब इसके सारे के सारे अधिकार समाप्त कर दिए अकबर सेकंड के, तो इसने कहा यार क्या करूं, तो किसी ने इसको सलाह दी कि भाई इंग्लैंड की जो महारानी है उससे बात कर। इसने कहा यार बात तो कर लूं महारानी से, लेकिन महारानी को हिंदी नहीं आती और मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो बात कैसे होगी। तो भाई एक काम करो, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, सभ्य तमीजदार, तो उसको अपना दूत बना के भेजो महारानी के पास और वो आपकी बात जाके कहेगा। इसने कहा बात तो ठीक कह रहे हो। तो तब इसने राजा राम मोहन राय को एक तो उपाधि दी राजा की और अपना दूत बना के महारानी से मिलने के लिए भेजा था। ठीक है, आपने ध्यान करना है। और फिर दोस्तों वहीं पर ब्रिस्टल में ही इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी और यहीं पर ब्रिस्टल में इनकी समाधि है इंग्लैंड में। 2 पॉइंट अकबर सेकंड के बारे में आपने याद रखने हैं। इसके बाद गद्दी पे बैठता है दोस्तों बहादुर शाह जफर। इसको बहादुर शाह सेकंड भी बोलते हैं। तो बहादुर शाह फर्स्ट कौन था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से लेकर 12 तक जो बैठा था। ठीक है, क्या बोलते थे इसको, शाह बेखबर। अब दूसरा आता है बहादुर शाह सेकंड, जफर के नाम से कविताएं लिखता था, तो पूरा नाम था बहादुर शाह जफर। दोस्तों 1837 से लेके और 58 तक ये गद्दी पे रहा। गद्दी पे मतलब बादशाह। अब हमें पता है कि 1857 में रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ था। विद्रोह को किसी तरीके से अंग्रेजों ने दबा दिया। फिर एक कमेटी बनाई गई इस विद्रोह के कारणों की। स्लाइड चेंज नहीं हो रही, ये स्लाइड चेंज नहीं हो रही। क्या चेंज, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं स्लाइड चेंज नहीं हो रही, जिसको राष्ट्रीय क्रांति भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई और कमेटी ने बताया कि भाई क्यों क्यों ये विद्रोह हुआ। तो तब इंग्लैंड की जो महारानी थी उसने कुछ घोषणाएं करी भारत के लिए। इंग्लैंड की महारानी का जो घोषणा पत्र था वो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया। तो वो जो इंग्लैंड की महारानी का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, उसमें एक घोषणा ये थी कि मुगल सम्राट का पद समाप्त। अब मुगल बादशाह का कोई भी पद भारत में नहीं होगा। तो कब मुगल बादशाह का पद खत्म कब हुआ, 1858 में। और ये भाई गद्दी पे कब बैठा था, 1837 में। तो इसका जो आधिकारिक कार्यकाल है एज ए बादशाह वो 1837 से लेके 1858 तक का है। उसके बाद इसको जो है दोस्तों पेंशन देके भेज दिया म्यांमार, रंगून, और इसको कहा कि भैया वहीं पे रहे, पेंशन ले, अपना मौज ले, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे दिख गया तो ठीक नहीं होगा। फिर वहीं पर दोस्तों 1862 में म्यांमार में इसकी होती है डेथ और वहीं पर इसकी बेचारे की जो है मजार और कब्र है। तो अगर आपसे इसका पूछे कि बादशाह के रूप में कार्यकाल, तो 37 से लेकर 58 और मृत्यु 1862 कहां पर हुई थी, रंगून। अब छोटे छोटे पॉइंट है इसके बारे में। पेंशन देके रंगून भेजा, इसे बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। इसका आध्यात्मिक गुरु थे हसन अस्करी। इसके सेनापति का नाम था बख्त खां, जिसे खान बहादुर भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह जब मेरठ से दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में नेतृत्व यही कर रहा था बहादुर शाह। तो जब अंग्रेजों ने पुलिस भेजी इसको पकड़ने के लिए तो जाके छुप गया। तो कहां पर छुपा हुआ था, हुमायूं के मकबरे में। तो हुमायूं के मकबरे से इसको अंग्रेजों ने फिर पकड़ा था, वहीं से गिरफ्तार हुआ था। कोई बता सकता है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम। शाबाश शाबाश। कौन थी हाजी बेगम? पत्नी इनकी, इसकी पत्नी थी। ठीक है, बढ़िया। अब दोस्तों देखो ये तो हो गया इनके मुगल काल की बात, पूरा का पूरा पतन समा। अब मुगल काल में कुछ विदेशी यात्री भी भारत आए, तो ये नाम बस लिख दिए मैंने। अकबर के काल में ये 2 आए थे, फिर जहांगीर के काल में ये 2 आए थे, शाहजहां के काल में ये आए थे, और उसके बाद औरंगजेब के काल में कौन कौन आए थे, आपका ये आए थे। कई बार बड़े पेपर में, पीसेज जैसे पेपर में यहाँ से पूछ लेते, आपको बोल देगा कि बताइए कि भारत में सबसे पहला, मुगल काल में सबसे पहला यूरोपियन कौन था जो आया था, तो मॉन्सेराट। इसके शासन काल में आया था अकबर, फिर आया था रॉल्फ फिंच, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। तो जब हम ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे तो तब इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये तो दोस्तों था हमारा मुगलों का पतन जो पूरा का पूरा समाप्त।